Hello students, welcome you all to my channel Uplift Physics. I am पंकज गुप्ता. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और ईएमआई से। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 100 क्वेश्चन की सीरीज के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं। और बच्चों, ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं और आप इसको पूरी तरह से देखना ताकि अगर कोई कॉन्सेप्चुअल एरर आप कर रहे हैं तो वो आपका रेक्टिफाई हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से है और इसमें बच्चों रोलिंग के फंडामेंटल्स भी लगेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें क्या गिवन है। अ सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ मास m, रेडियस r एंड लेंथ l रेस्ट ऑन 2 रेल्स, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और रॉड में एक कांस्टेंट करंट है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है और उसकी वैल्यू I है। ठीक है। और क्या दिया गया है, और कह रहे हैं कि ये जो सिलेंडर है ये रोल कर सकता है विदाउट स्लिपिंग। ओके, नेक्स्ट, इफ द रॉड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट इट्स लीनियर स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। रोलिंग प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दोनों लगेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें करंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो देखिए, मैंने मान लिया कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक है, तो अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड करंट इस तरीके से पास कर रहा है। करंट I है और इस क्रॉस सेक्शन पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब बच्चों जो करंट कैरिंग वायर है ना, इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा और ये इसको रोलिंग कराएगा। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले ये कंडीशन सबको समझ में आ गई कि ये कैसे रखा हुआ है। अब हम इसका सामने से विजुअलाइजेशन करते हैं। तो ये सिलेंडर है बच्चों और इसमें करंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है और करंट जो है अंदर की तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये रेल्स के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, सामने से देखेंगे तो इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। वैसे ये 2 रेल हैं, एक सामने है और एक पीछे है। ओके स्टूडेंट्स, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और आपको पता है कि जो ग्रेविटी भी होगी वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये जो करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक तो हमारे पास जो फोर्स है वो mg है। mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ग्राउंड से आने वाला, मतलब जो रेल से आने वाला नॉर्मल रिएक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा। और बच्चों यहाँ पर जब हम इन करंट पर मैग्नेटिक फोर्स एनालाइज करेंगे तो इनकी वजह से ये इसको मूव कराने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन भी एग्जिस्टेंस में आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो एक बार जरा देखते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किधर आएगा। तो देखिए बच्चों, करंट जो है, करंट एलिमेंट अंदर की तरफ वायर है, तो आप इस सिलेंडर को पतले 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 वायर्स का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। तो आई एल क्रॉस बी, देखिए जरा किस डायरेक्शन में आएगा। तो आई एल, तो करंट के डायरेक्शन में हाथ कर दिया हमने, और बी नीचे की तरफ है, तो एल क्रॉस बी यानी कि फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों कि यहां पर ये एक सिलेंडर है और ये बहुत सारे वायर्स का कॉम्बिनेशन है। आपने एक वायर यहां पिक कर लिया, एक वायर यहां पिक कर लिया, एक वायर यहां, एक वायर यहां, इस तरीके से इनफाइनाइट वायर्स का कॉम्बिनेशन है और सभी पे हम फोर्स देख रहे हैं। आई एल क्रॉस बी लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो यहाँ पे भी फोर्स लेफ्ट में है, ये भी फोर्स लेफ्ट में है, ये भी फोर्स लेफ्ट में है, ये सभी लेफ्ट डायरेक्शन में है। और बच्चों ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, तो ध्यान रखिएगा, टॉर्क लिखते वक्त हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि ये फोर्स किस तरीके से एक्ट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, इन फोर्सेस की वजह से ये जो रेल्स हैं यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, अब या तो फ्रिक्शन राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में आएगा। मान लीजिए कि मैं फ्रिक्शन को राइट साइड में मान लेता हूं। याद रखिएगा, ये दोनों रेल्स से आने वाला नेट फ्रिक्शन है और ये दोनों रेल्स से आने वाला नेट नॉर्मल रिएक्शन है। इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें मालूम है कि ये अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करने वाला है तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी। तो ये वाला जो एक्सिस है ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा और मैं बच्चों इसकी कैलकुलेशन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट करूंगा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, और उसकी वजह से ये होगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही
नॉर्मल रिएक्शन पास कर रहा है, फ्रिक्शन पास कर रहा है, और mg भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है। और बच्चों अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट स्यूडो फोर्स के बारे में बात करेंगे तो वो स्यूडो फोर्स भी क्या होगा, इस सेंटर ऑफ मास से पास करेगा नीचे की तरफ, तो वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही पास करेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, mg और स्यूडो फोर्स, इन चारों का टॉर्क 0 होगा। तो टॉर्क आएगा सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स का। अब बच्चों मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क कैसे लिखेंगे ये भी इंटरेस्टिंग है, तो आइए पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स का टॉर्क कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है इसमें हमारे पास बहुत सारे वायर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा। तो मुझे क्या करना है, इसके अबाउट टॉर्क लिखना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये जो सेंटर है ना इसके सिमेट्रिकली, तो जैसे ये वाली लाइन है, इससे जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे रहेंगे। तो मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर एरिया लिया, जितनी हाइट ऊपर है उतना ही हाइट हमने यहाँ नीचे, सेम एरिया का। तो ये दोनों बच्चों सेम एरिया है और दोनों में करंट अंदर की तरफ पास कर रहा है। तो बताइए बच्चों दोनों में करंट सेम है कि नहीं। तो मान लीजिए इस करंट को मैं I1 बोलता हूं और इस करंट को भी मैं I1 कह रहा हूं। तो बताइए बच्चों ये दोनों बिल्कुल सिमेट्रिकली ऊपर और नीचे हैं। ये जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे है। इन दोनों के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो इसके ऊपर लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा BI1L और इसके ऊपर भी एक्ट करेगा BI1L। अब बच्चों ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहां से अगर मुझे टॉर्क लिखना है तो इसकी हाइट है कुछ और इसकी भी हाइट है। जरा आप अगर इन दोनों का टॉर्क लिखेंगे तो ये यहां से बच्चों कैपिटल R रेडियस है। मान लीजिए ये कैपिटल R से D नीचे है और ये D ऊपर है। तो अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों इन दोनों का मैं टॉर्क लिख रहा हूं, सिर्फ दोनों का, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि नेट टॉर्क कैसे लिखेंगे। तो देखिए बच्चों इन दोनों का टॉर्क कितना आएगा, इसकी वजह से कितना आएगा BI1L मल्टीप्लाई बाई ये वाली हाइट, यहां से ये वाली हाइट, ये हाइट आएगी R माइनस डी प्लस BI1L और इसके लिए आएगा R प्लस डी, क्योंकि इसकी हाइट होगी R प्लस डी। तो स्टूडेंट्स इसको देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने जा रहा है। ये जो दोनों का टॉर्क है वो आ रहा है BI1L R माइनस डी और R प्लस डी मिलाकर हो जाएगा 2R। तो बच्चों एक ध्यान से देखना जरा, टॉर्क की वैल्यू आ रही है B2I1 इंटू L मल्टीप्लाई बाई R। अब इस चीज को आप समझ गए तो अभी पूरी कैलकुलेशन एक लाइन में हो जाएगी। तो देखिए बच्चों आप ध्यान से देखना, इन दोनों का टोटल करंट 2I1 है क्या, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों का टोटल फोर्स कर दें तो ये टोटल फोर्स F1 प्लस F2 यही है क्या टोटल फोर्स। तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे मैंने टोटल फोर्स R हाइट पे लगाया हुआ है, जबकि एक R प्लस डी पर है दूसरा R माइनस डी पर है, लेकिन इस फॉर्मूले को देख के लग रहा है कि ये दोनों फोर्स का अगर हम टोटल कर दें तो हम उसको यहां R पे लगा सकते हैं। तो बच्चों यहां पर ऐसे मैं दो दो के पेयर जितने भी बनाऊंगा, जितना ऊपर उतना नीचे लेते हुए, तो मेरे पास हर बार आंसर आएगा कि उन दोनों का टोटल फोर्स मैं कहां लगा सकता हूं, R हाइट पे लगा सकता हूं। तो अगर हम इस पूरे के पूरे सिलेंडर पे बात करें तो जो मैं दो दो वायर्स बनाऊंगा, अगर उन वायर को ऊपर और नीचे सिमेट्रिकली लिया जाए तो उसके अकॉर्डिंग उनका नेट फोर्स R हाइट पे बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये जो पूरे सिलेंडर के जो सारे फोर्स हो जाएंगे, जैसे ये दो फोर्स हैं, ऐसे दो और ले लेता हूं, मान लीजिए एक यहां पे एक यहां पे, तो इन दोनों का भी नेट फोर्स R हाइट पे ही लगाया जा सकता है और ये दोनों के फोर्स का टोटल आ जाएगा। तो फाइनल टॉर्क जब मैं निकालूंगा तो ऐसा लगेगा कि पूरे सिलेंडर पे जो फोर्स है वो R हाइट पे लग रहा है एंड द टोटल टॉर्क विल बी समेशन ऑफ दीज फोर्सेस इनटू R। तो देखिए टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो बच्चों जब मैं इन सारे फोर्सेस का टोटल कर दूंगा तो सभी में मिलाकर टोटल करंट कितना पास कर रहा है, I करंट पास कर रहा है। सो दिस इज योर BIL
ध्यान रखिएगा बच्चों, जब भी टॉर्क का क्वेश्चन आए तो बहुत संभल के आगे बढ़ना है, बिकॉज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो BIL ये टोटल फोर्स है, मतलब सबका फोर्स ऐड कर दिया। तो इसको हमने दो दो के पेयर बना के डिस्कस किया कि हम R हाइट पे सारा फोर्स लगा सकते हैं। तो दो वायर को R हाइट पे लगा सकते हैं और हम इसको दो दो के पेयर बनाएंगे, इसका मतलब सारा फोर्स R हाइट पे लगाया जा सकता है लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये फोर्स है BIL मल्टीप्लाई बाई कैपिटल R। बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे एक ये पतला वायर रहा हो, लेकिन ये एक सिलेंडर है जिसमें आप देख सकते हैं कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम सारा फोर्स R हाइट पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें जो ये सिलेंडर रखा हुआ था, अब मुझे ये बात पता चल गया है कि मैं नेट फोर्स को कहां पे अप्लाई कर रहा हूं, R हाइट पे, और ये फोर्स है BIL। इसकी हाइट जो है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कैपिटल R है। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन राइट साइड में एक्ट कर रहा है, कहीं भी हो सकता है वैसे तो, बट आएगा राइट साइड में ही। उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग यहाँ पर अभी यूज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन हमारा जिधर जाना चाहिए उधर लेकर जा रहे हैं। और साथ के साथ बच्चों mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, एंड दिस विल बी इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम बात करें कि इसका लीनियर एक्सेलरेशन a और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर अल्फा हो, तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट भी अल्फा तो वही रहेगा। अब हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा जब यहां से लगाएंगे बच्चों, तो अलोंग दिस डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन जो है इस पॉइंट का वो अलोंग द वर्टिकल होगा। थोड़ी देर के बाद जैसे जैसे ये ओमेगा गेन करता जाएगा, तो जब हम इसका स्यूडो फोर्स बनाएंगे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ठीक है ना, ऊपर से नीचे की तरफ एक्ट करेगा और वो यहीं से पास करेगा। तो स्यूडो फोर्स भी बच्चों ऐसे एक्ट करेगा और वो यहीं से पास करेगा अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा अप्लाई कर रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, mg, स्यूडो फोर्स, इन चारों का टॉर्क जीरो हो जाएगा और फाइनली BIL का टॉर्क आएगा, दैट इज BIL इनटू कैपिटल R। ओके स्टूडेंट्स, और दिस टॉर्क इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट सिलेंडर का, तो इसके अबाउट होता है mr²/2 प्लस mr², दैट इज 3/2 mr² अल्फा। ओके, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों यहां से आ जा रहा है हमारे पास 2BIL अपॉन 3mr, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहां से जो लीनियर एक्सेलरेशन आएगा A इक्वल्स टू R अल्फा है, और उसके अकॉर्डिंग ये आ जाता है 2BIL अपॉन 3m। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन आ चुका है हमारे पास, और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसका x डिस्प्लेसमेंट के बाद इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी। तो बच्चों यूजिंग v² इक्वल टू u² प्लस 2a डेल्टा x, तो फाइनल वेलोसिटी इज v², इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 2 टाइम्स a और डिस्प्लेसमेंट x है, सो वेलोसिटी इज √2ax। और बच्चों यहाँ पर हम a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो वी आर हैविंग दिस √2 टाइम्स ऑफ 2/3 BIL अपॉन m इंटू x। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखिए इसका आंसर क्या आएगा। v इक्वल्स टू √4 BIL अपॉन 3m x, दिस इज द वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी को फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की इक्वेशन लगा दो, उससे फ्रिक्शन की वैल्यू निकल आएगी। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें गिवन है इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉप्स ऑफ मर्करी fall from a altitude h into a spherical metal vessel of radius capital R in the upper part of which there is a small opening। ठीक है, मतलब हमें गिवन है एक spherical conducting ऑब्जेक्ट है
और यहाँ पर होल है, ठीक है ना। इसमें से क्या हो सकता है, इसमें से जो मरकरी का ड्रॉप है वो एंटर कर सकता है, ठीक है। और मरकरी के ड्रॉप को हम कितने हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसको हम लोग h हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर है मान लीजिए मरकरी का ड्रॉप, और ग्राउंड लेवल से कितनी हाइट है, दैट हाइट इज h, ठीक है। और इसका रेडियस जो है वो कैपिटल R है, ठीक है। तो यहां से हम लोग मरकरी का ड्रॉप यहां पर गिरा रहे हैं, ठीक है। आगे गिवन है द मास ऑफ ईच ड्रॉप इज स्मॉल m, ओके, एंड चार्ज इज कैपिटल Q, इसका चार्ज कैपिटल Q है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ n ऑफ लास्ट ड्रॉप दैट कैन स्टिल एंटर द स्फीयर, ठीक है। तो लास्ट ड्रॉप जो है वो इसमें एंटर करेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सोचते हैं कि ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो देखिए बच्चों, जब ये ड्रॉप यहां से गिरेगा तो अभी तो क्या है कि यहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी करता हुआ ये अंदर गिर जाएगा, पहला ड्रॉप। तो जैसे पहला ड्रॉप अंदर गिरेगा तो इसके अंदर आ जाएगा। अब बच्चों मरकरी और क्या कहते हैं ये मेटल, ये दोनों मेटल ही हैं, तो क्या होगा, चार्ज जो होगा वो इस मेटल पर आ जाएगा और बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो मतलब जो चार्ज इस मरकरी ड्रॉप पर है वो इस मेटल को ट्रांसफर हो जाएगा और इस मेटल के चारों तरफ आ जाएगा ये वाला चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा। तो जैसे ये पहला ड्रॉप गिर जाएगा उसके बाद ये कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद दूसरा ड्रॉप जब बच्चों आएगा तो वहां पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि mg तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, साथ के साथ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो रिपल्शन का फोर्स आएगा तो यहां पर अब दो फोर्स हो जाएंगे, mg भी हो जाएगा और क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसकी वजह से ये फिर नीचे आएगा। अगर मान लो ये ड्रॉप यहां आने में मतलब क्या कहते हैं कंप्लीटली आ गया तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, फिर से एक ड्रॉप का चार्ज यहां पर फिर बाहर चला जाएगा। अब इसके ऊपर बाहर जो चार्ज आ जाएगा वो 2q चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और ड्रॉप आ जाएगा, फिर 3q चार्ज आ जाएगा। ऐसे यहां पर चार्ज बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें यह बताना है कि आखिरी कौन सा ड्रॉप होगा जो आएगा। तो बच्चों अगर हम लोग यहां पर मोशन के बारे में बात करें तो क्या होगा कि ये वाला जो ड्रॉप है जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो अगर मान लो ये लगातार एक्सेलरेट हो रहा है तब तो आना तय है, लेकिन मान लो ये एक्सेलरेट होने के साथ साथ रास्ते में डिसलरेट भी होने लग जाए। और डिसलरेट क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज बढ़ रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा हर बार। बात समझ गए। तो यहां से बच्चों चार्ज हमने ड्रॉप किया और ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। मान लो ये एक्सेलरेट होके फिर बाहर ही डिसलरेट करना भी शुरू कर देता है। और बच्चों अगर डिसलरेट करते 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 इसके अंदर एंटर करने से पहले ही अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, तो ध्यान से देखना बच्चों, एंटर करने से पहले ही अगर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो फिर ये यहीं से वापस लौट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या कंडीशन होगी कि ये ऊपर से नीचे आएगा और फिर यहां पर वेलोसिटी 0 हो गई तो ये इसके अंदर एंटर नहीं किया। तो हमें ये पता करना है कि आखिरी ड्रॉप जो इसमें एंटर होगा वो कौन सा होगा। तो मान लेते हैं बच्चों कि n नंबर ऑफ ड्रॉप्स इसमें आ चुके हैं। तो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स आने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा nq। अब इसके बाद ये n+1 वाला जो है बच्चों वो ऊपर रेस्ट की वेलोसिटी से आ रहा है और फिर वो नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। पहले एक्सेलरेट किया, फिर डिसलरेट किया और पता चल गया कि डिसलरेट करते 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 जस्ट इस होल पर पहुंचते ही इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आखिरी ड्रॉप जो एंटर किया है वो n है और उसके बाद n+1 वाला जो है बिल्कुल होल पर आके अपनी वेलोसिटी 0 करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम इसको भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि ये अंदर आ गया है। बात समझ गए। और अगर हम इसके बाद एक और ड्रॉप के बारे में कंसीडरेशन लें, ठीक है, तो वो तो और कहीं ऊपर ही रुक जाएगा, इवन ये भी एंटर नहीं किया है पूरी तरह से। बात समझ में आ गया। तो आखिरी ड्रॉप जो एंटर कर रहा है हम मान लेते हैं कि वो nth ड्रॉप है और n+1 वाला जो है जस्ट यहां पर पहुंच के रुक जाता है, यानी ये एंटर नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, एक्सेलरेट फिर डिसलरेट करके जब वेलोसिटी 0 होगी, बिकॉज पाथ ट्रेवलिंग जो है वो वेलोसिटी की प्रॉपर्टी होती है और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये अगर रुक गया तो फिर ये यहीं से वापस लौट जाएगा। बात समझ में आई या नहीं। तो ये वाला जो ड्रॉप है ये यहां पर एंटर नहीं कर पाया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आखिरी ड्रॉप के करस्पॉन्डिंग अब हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखिएगा, दो फोर्स हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक mg, ये दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। तो ऊपर से
नीचे तक आने में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों वर्क डन कंजर्वेटिव है। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जीज इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जीज फाइनल। ओके, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप की 0 है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों दो तरीके की पोटेंशियल एनर्जी है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी आपके पास mg फील्ड की। तो ऐसा करते हैं बच्चों, mg फील्ड के लिए पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो mg फील्ड के लिए हमने वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया, प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, तो इसकी वजह से यहां पर कितना पोटेंशियल होगा, तो आप देख सकते हो बच्चों सेंटर से कितनी डिस्टेंस है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है वो h माइनस आर है। तो यहां पे बच्चों इसके ऊपर चार्ज तो है कैपिटल Q और यहां का पोटेंशियल के एन क्यू डिवाइडेड बाय h माइनस आर। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास पहला पॉइंट कि चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल इसकी वजह से यहाँ पे लिखा है और हमने ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी को यहीं 0 मान लिया। दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम mg फील्ड के बारे में बात करें तो mg फील्ड के बारे में वो यहां से कितना नीचे आया है, तो वो यहां से नीचे आया है h माइनस 2r। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस ऑफ mg h माइनस 2r। ओके, और साथ के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो प्लस कैपिटल Q इसका चार्ज और इसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल होगा के एन क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से सॉल्व करके हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए n के क्यू स्क्वायर अपॉन h माइनस आर इक्वल्स टू, ये है हमारे पास माइनस mg h माइनस 2r प्लस n के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, एक स्टेप और लिख लेते हैं, आंसर आ जाएगा फटाफट हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको उधर लेके जा रहा हूं, तो n के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां से बचेगा 1 बाय कैपिटल R माइनस ऑफ 1 बाय h माइनस कैपिटल R। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू mg h माइनस 2r। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आ रहा है हमारे पास n के क्यू स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा कैपिटल R मल्टीप्लाई बाय h माइनस कैपिटल R, इधर आएगा h माइनस R, दैट इज h माइनस 2r, दैट इज इक्वल्स टू mg h माइनस 2r। h माइनस 2r से h माइनस 2r कैंसिल आउट हो जाएगा और देखिए बच्चों n की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। सो ये मैक्सिमम n है हमारे पास, ठीक है ना। mg कैपिटल R h माइनस कैपिटल R डिवाइडेड बाय k क्यू स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द लास्ट ड्रॉप जो इसमें एंटर करेगा, इसके बाद कोई ड्रॉप इसमें एंटर नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसके जस्ट बाद वाला जो ड्रॉप है वो यहीं पे आके रुक गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से अगर आप k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg r h माइनस r डिवाइडेड बाय q स्क्वायर, दिस विल बी माई आंसर। ये वाला क्वेश्चन कैपेसिटर से है, इसमें गिवन है इन द सर्किट शोन व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू द स्विच आफ्टर इट इज क्लोज्ड। ठीक है, स्विच गिवन है और साथ के साथ द स्विच वाज इनिशियली ओपन्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम, ऑल कैपेसिटर्स हैव कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड
एंड ऑल सेल्स हैव ईएमएफ 10 वोल्ट। तो देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जैसे जब भी आपके पास स्विचिंग का क्वेश्चन आए तो बहुत अलर्ट होकर आपको देखना है। अब बच्चों क्या होता है कि जो स्विचिंग सर्किट होता है उसमें हमें कई बार इनिशियल और फाइनल सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इनिशियल फाइनल दोनों ही सॉल्व करना पड़े, लेकिन अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशन रखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट फाइनल सॉल्व करने पे भी आंसर आ जाए। याद रखिएगा, हमेशा नहीं, किसी स्पेशल सिचुएशन में, लेकिन ऑब्जर्वेशन से आपका टाइम बचेगा, वरना क्या होगा, आप इनिशियल सॉल्व करने में भी टाइम लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि स्विच क्लोज करने के बाद स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो पहले हम लोग ये सोच रहे हैं स्विच को क्लोज करने के पहले क्या सिचुएशन है। तो देखिए बच्चों, स्विच को क्लोज करने के पहले आप देखिए, तो मैं जानता हूं कि ये सारे कैपेसिटर्स इनिशियली अनचार्ज थे, तो मैं जरा आइसोलेट सिस्टम ढूंढ के निकाल रहा हूं कि कौन कौन से आइसोलेट सिस्टम है। तो देखिए बच्चों, एक ये वाला प्लेट और एक ये वाला प्लेट, ये दोनों मिलाकर एक आइसोलेट सिस्टम है, यानी इन दोनों का टोटल चार्ज 0 रहेगा। तो इन दोनों का टोटल चार्ज मिला के 0 रहेगा, ध्यान रख लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ये है, इन दोनों का टोटल चार्ज 0 रहेगा, है ना। इसके बाद ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, ध्यान से देखिएगा, अभी स्विच ओपन है, तो इन दोनों प्लेट्स का जो टोटल चार्ज है ये मिला के भी 0 रहेगा, ठीक है। साथ के साथ बच्चों, ये वाला ये दो प्लेट आपस में कनेक्ट हैं, प्लस यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये प्लेट, ऊपर वाला प्लेट ये वाला, और ये नीचे वाला, तो टोटल बच्चों ये 4 प्लेट हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, इनका भी टोटल चार्ज 0 है। तो ध्यान से समझना बातों को, इन दोनों का टोटल चार्ज 0, इन दोनों का टोटल चार्ज 0, और ऊपर वाले चारों का टोटल चार्ज 0 है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि इन दोनों का टोटल चार्ज 0 है। तो यहां बच्चों दो बातें आपको ध्यान रखनी है, जब आप सर्किट में स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, अगर फाइनली भी जो भी नए आइसोलेट सिस्टम अगर बनते हैं उनका अगर टोटल चार्ज 0 रहता है तो आप फाइनल सर्किट डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और साथ के साथ दूसरी चीज कि हमें पता करना है इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया। तो पहला काम, मुझे ये बात दिखाई दे रहा है कि ये दोनों प्लेट का टोटल चार्ज अभी 0 है, तो इसका मतलब है कि स्विच क्लोज करने के बाद, ध्यान से सुनना बच्चों, स्विच क्लोज करने के बाद इन दोनों प्लेट का टोटल चार्ज जितना होगा वो टोटल चार्ज स्विच से ही आया होगा। तो पहले मैंने ये पता लगा लिया कि इन दोनों का जो टोटल चार्ज है इनिशियली तो 0 था, और फाइनली इन दोनों का टोटल चार्ज जितना होगा, क्योंकि स्विच क्लोज करने के बाद ये दोनों आइसोलेट नहीं बचेंगे, मतलब ये दोनों मिलाकर आइसोलेट नहीं बचेंगे और भी प्लेट्स आ जाएंगे, तो इन दोनों का टोटल चार्ज इस स्विच से आएगा। बात समझ गए, पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया। यानी कि क्वेश्चन का थीम तो ये है कि मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों का चार्ज का टोटल फाइनली जितना होगा वही चार्ज आएगा इस स्विच से। अब मैं ये देख रहा हूं कि स्विच बंद करने के बाद क्या मेरे आइसोलेट सिस्टम के टोटल चार्ज 0 है। तो देखिए, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्लोज करने के बाद इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, इन दोनों का टोटल चार्ज 0 है। और साथ के साथ स्विच क्लोज करने के बाद ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट, पहले इन दोनों का टोटल 0 था और ऊपर वाले चारों का टोटल भी 0 था, 1 2 3 और ये 4, इन चारों का टोटल भी 0 था। अब ये 4 नहीं है, अब ये 6 प्लेट्स हैं और इन 6 प्लेट्स का टोटल 0 है, इसलिए मैं फाइनल सर्किट डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं बिकॉज आइसोलेट सिस्टम के चार्जेस 0 हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग द फाइनल कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन का थीम भी समझ में आ गया। इसका मतलब है मुझे यहां इनिशियल सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जो सर्किट है इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हमें सारे ईएमएफ 10 वोल्ट प्रोवाइडेड हैं। मैं यहाँ पर 0 वोल्ट कंसिडर कर रहा हूँ, तो 0 से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर 10 वोल्ट आएगा, फिर यहाँ पे 10 वोल्ट है, इसका भी ईएमएफ 10 वोल्ट है, तो 10 से इधर 10 वोल्ट बढ़ जाएगा, ये 20 वोल्ट हो जाएगा, और ये स्विच यहाँ कनेक्टेड है, तो ये 20 वोल्ट है, तो यहाँ पर ये भी 20 वोल्ट होगा, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे 20 वोल्ट हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है बच्चों
कि किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल अननोन नहीं है, सिर्फ इस पॉइंट का अननोन है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। कैसे? बाय यूजिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दोनों सीरीज में है तो इनका कैपेसिटेंस कितना होगा? इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा, इसका कैपेसिटेंस C और इसका कैपेसिटेंस C, तो इसका कैपेसिटेंस C/2 हो जाएगा। ओके, यानी 2 माइक्रोफैरड है तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, मुझे क्या करना था? बेसिकली मुझे ये करना था कि इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज निकालना है। तो मैं इसका नाम रख देता हूं A और इसका नाम है B। तो देखिए बच्चों, A प्लेट पे कितना चार्ज होगा? स्पेसिफिकली A प्लेट पे, यानी ये नीचे वाला प्लेट है, तो इसका पोटेंशियल है 10 और इसका पोटेंशियल है 20। तो ऊपर चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव आएगा और नीचे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो देखिए, हम डायरेक्ट नीचे वाला चार्ज भी लिख सकते हैं। इसका कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैरड और इसका पोटेंशियल है 10 - 20, 10 - 20। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू आ रही है माइनस का 20 माइक्रोकूलम। ये -20 माइक्रोकूलम चार्ज है। और बच्चों, इस सीरीज कॉम्बिनेशन पे कितना चार्ज है? तो इसका कैपेसिटेंस है कितना? 1 माइक्रोफैरड। और यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें तो ये 20 है और ये 10 है। 20 - 10, 10 वोल्ट आ जाएगा। तो QB चार्ज कितना होगा? 1 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई बाय 20 - 10, 20 - 10। सो दिस इज योर +10 माइक्रोकूलम। तो B पर चार्ज +10 माइक्रोकूलम है और इस पे -20 माइक्रोकूलम है। तो QA + QB कितना है? तो QA + QB दैट इज इक्वल्स टू -20 + 10 दैट इज -10 माइक्रोकूलम। तो स्टूडेंट्स, एट द फाइनल कंडीशन इन दोनों का टोटल चार्ज है -10 माइक्रोकूलम, जबकि इनिशियली 0 था। तो इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल सिंपल वे में कि इस स्विच से कितना चार्ज आया है? तो क्योंकि इन दोनों का टोटल -10 है तो यहां से -10 माइक्रोकूलम चार्ज आया है। तो ऊपर से नीचे -10 माइक्रोकूलम चार्ज आया है। तो अगर आपसे कहा जाए कि यहां से ऊपर कितना चार्ज गया होगा, तो स्विच से जो चार्ज ऊपर की तरफ फ्लो करेगा दैट इज 10 माइक्रोकूलम। दिस इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन EMI पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अ सिलेंडर मेड ऑफ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर लाइक अ सोलेनॉइड वाउंड ऑन इट। मतलब जो सिलेंडर है ना, उसके ऊपर सोलेनॉइड की तरह हमने वायर को वाउंड कर दिया है, उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। ठीक है, आगे गिवन है द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज स्मॉल r एंड इट्स लेंथ इज L। और गिवन है कि जो स्मॉल r है वो लेंथ के कंपैरिजन में काफी छोटा है। दैट मीन्स आप इसको एक लॉन्ग सोलेनॉइड कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज कैपिटल R। व्हाट शुड बी द वोल्टेज एट द एंड्स ऑफ दिस सोलेनॉइड बी फॉर द करंट फ्लोइंग इन इट टू इंक्रीज डायरेक्टली विद टाइम। उसका फंक्शन हमें दिया हुआ है, करंट जो है I = KT गिवन है। ठीक है, तो सोलेनॉइड से करंट वेरी कर रहा है, उसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि उसके टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग चीजें होती हैं और हमारे पास जो सोलेनॉइड है उसका रेजिस्टेंस भी प्रोवाइडेड है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास सिलेंडर वाला पार्ट है, इसमें बच्चों आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर मान लो ये मैग्नेटिक मटेरियल होता तो इसमें यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आता है, जैसे कि मान लो फेरोमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये रेस्पॉन्ड करता, लेकिन यहाँ पर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल गिवन है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने लाइक अ सोलेनॉइड वायर को क्या कर दिया है? वाउंड कर दिया है। तो बेसिकली ये सोलेनॉइड ही है। क्वेश्चन में कह दिया है कि स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन L। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स L है, इसकी लेंथ L है और ये वायर का मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, तो हमें इन टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसमें से करंट पास कर रहा है I एंड दैट करंट इज I = KT। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों जब इसमें से करंट वेरी करेगा
तो ये फंडामेंटल है सेल्फ इंडक्शन का। तो हमें सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे फॉर द सोलेनॉइड और उसके बाद उसका ईएमएफ निकालेंगे, फिर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा ऑफ अ सोलेनॉइड। देखिए बच्चों, जो सोलेनॉइड है उसके अंदर आपको पता है कि जो हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n दिया हुआ है, कैपिटल N, और इसकी लेंथ L है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा N/L, ठीक है। सोलेनॉइड में मान लीजिए कि करंट ऐसे पास कर रहा है, तो करंट अगर ऐसे पास कर रहा है तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में स्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वायर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, वायर इस तरीके से इसके ऊपर बनाया हुआ है। अब ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये कितना है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू μ0 Ni, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें जो भी करंट I पास कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है वो एस्टिमेट करेंगे। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो B.A आएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है B और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड A cos 0, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो देखिए बच्चों हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है n μ0 Ni, और एरिया जो है इसका दैट इज पाई स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहां से सबसे पहले हम लोग इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे L, दैट इज इक्वल्स टू phi अपॉन I, और देखिए क्या आएगा हमारे पास, तो दैट इज योर कैपिटल N μ0, यहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल N/L है इंटू पाई स्मॉल r स्क्वायर। सो वी हैव द सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज इक्वल्स टू μ0 n स्क्वायर बाई L इंटू पाई r स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस आ चुका है, ठीक है। अब इस सेल्फ इंडक्टेंस को निकालने के बाद हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले हम लोग ईएमएफ निकालेंगे फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि ये जो एक इंडक्टर है, तो इंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे करंट इस डायरेक्शन में पास कर रहा है, ठीक है ना, तो करंट के डायरेक्शन में हम ईएमएफ कितना बनाते हैं, -L di/dt। ध्यान रखिएगा बच्चों करंट के डायरेक्शन में बनाते हैं। अब करंट इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, और बाय चांस इसका रेजिस्टेंस भी कैपिटल R है। तो ये एक नॉन आइडियल इंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि एक आइडियल इंडक्टर और उसके सीरीज में हम इसका रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। अब ये आइडियल इंडक्टर हो गया, इसमें से करंट I पास कर रहा है एंड -L di/dt इसमें ईएमएफ है, ठीक है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, ठीक है ना, तो VA माइनस VB कितना आ जाएगा, VA माइनस VB इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द डेल्टा V मूविंग फ्रॉम A टू B, ओके। सो दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इधर से इधर जाने पर ये ईएमएफ का जो सिंबल है उसके अकॉर्डिंग प्लस E आएगा, और प्लस E की वैल्यू है -L di/dt, ओके। और साथ के साथ बच्चों करंट के डायरेक्शन में जाने पर रजिस्टर में क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो इट विल बी योर माइनस ऑफ IR, ओके। तो सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास वैल्यू आती है VA माइनस VB दैट इज इक्वल्स टू L di/dt प्लस IR, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा EMF अलग चीज होती है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। अब हम लोगों ने इंडक्टेंस निकाला था और रेजिस्टेंस इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी आई थी, μ0 n स्क्वायर बाई L इंटू पाई R स्क्वायर इंटू di/dt। di/dt I की वैल्यू KT है, तो di/dt आ जाएगा K के इक्वल
प्लस करंट कितना है K इंटू टी मल्टीप्लाई बाई आर. सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, तो ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स. अब अगर क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हो कि किस इंस्टेंट पर निकालना है तो आप उसमें टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर. क्वेश्चन में गिवन है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड इन प्राइमरी सर्किट विद अ यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर and a rheostat whose resistance is 998 ohm. Okay. A battery of unknown EMF is being balanced on this potentiometer wire and balancing length is found to be 50 centimeter. Okay. When the area of cross section of potentiometer wire is doubled, okay, then balancing length is found to be 75 centimeter. Okay. Then we have to analyze the EMF of the battery and the resistivity of potentiometer wire. It is given that the potentiometer wire of length 100 centimeter and its cross section area initially it was 100 centimeter square. Okay students, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर वायर में क्या है, एक प्राइमरी सर्किट है एंड प्राइमरी सर्किट में क्वेश्चन में गिवन है कि एक 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाइड है. रियोस्टेट जो है उसका रेजिस्टेंस है 998 ओम और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है. ओके, और पोटेंशियोमीटर वायर के साथ ये कनेक्टेड है. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग ये बात जानते हैं कि जब नल डिफ्लेक्शन आता है उस टाइम पर प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट दोनों अलग अलग काम कर रहे होते हैं. तो पहले हम लोग प्राइमरी सर्किट सॉल्व कर रहे हैं. तो बच्चों, प्राइमरी सर्किट के अकॉर्डिंग मान लेते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज आरपी. ठीक है, तो इसमें करंट कितना पास करेगा, आईपी. दैट करंट आईपी विल बी, तो देखिए बच्चों, ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 ओम प्लस 998 दैट इज 1000 प्लस 2 प्लस 998 प्लस आरपी. तो ये बच्चों प्राइमरी सर्किट का करंट होगा. और पोटेंशियोमीटर वायर पे जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, दैट पोटेंशियल ड्रॉप विल बी V नॉट दैट इज इक्वल्स टू IP मल्टीप्लाई बाई RP. ओके स्टूडेंट्स, और बिकॉज पोटेंशियोमीटर वायर की जो लेंथ है वो L लेंथ है, L इज गिवन एज 100 सेंटीमीटर. मैं L कंसिडर कर लेता हूँ पहले इसको. तो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट इज इक्वल्स टू V नॉट बाई L. ओके स्टूडेंट्स, ये प्राइमरी सर्किट की कहानी है. सेकेंडरी सर्किट में एक बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको नहीं पता है, लेट्स से E, और अब हम इसको बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ बच्चों एक बार 50 सेंटीमीटर है और एक बार 75 सेंटीमीटर है. पहले 50 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो देखिए बच्चों, 50 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग इनिशियल जो भी पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारे पास है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय बैलेंसिंग लेंथ दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ड्रॉप विच इज गोइंग टू बी मेजर्ड. तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट है V नॉट बाई L मल्टीप्लाई बाई बैलेंसिंग लेंथ कितनी है हमारे पास, दैट इज 50 सेंटीमीटर एंड दैट इज इक्वल्स टू EMF. ओके स्टूडेंट्स, तो इनिशियल कंडीशन सबको समझ में आ गया. ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन के करस्पॉन्डिंग V नॉट की वैल्यू है IP इंटू RP अपॉन L इंटू 50 इक्वल टू E. ये इक्वेशन 1 है. और ध्यान रखिएगा बच्चों, ये IP की वैल्यू है जो RP पे डिपेंडेंट होगी. अब सेकंड कंडीशन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया गया है. ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R इक्वल्स टू रो L बाई एरिया. तो एरिया डबल हो गया, एरिया डबल हो गया तो पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगा. मतलब सेकंड सिचुएशन में पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस RP बाई 2 हो जाएगा, जो इनिशियल रेजिस्टेंस था उसका हाफ. और उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग IP की न्यू वैल्यू चेक करेंगे तो IP डैश कितना आ जाएगा, दैट इज 10 बाई 10 अपॉन 1000 प्लस RP डिवाइडेड बाई 2. दैट मीन्स हमारा क्या चेंज हो गया,
आईपी की वैल्यू भी चेंज हो गई और रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर भी चेंज हो गया। तो कुल मिला के बच्चों इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो अब जो वी नॉट की वैल्यू है वो आई डैश पी और आर पी डैश के इक्वल हो जाएगा और इस सिचुएशन में बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 75 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आई पी डैश और आर पी की वैल्यू आर पी बाई 2 हो गई है, मतलब आर पी डैश की वैल्यू आर पी बाई 2 अपॉन एल multiply by 75 and that is equal to the EMF which is going to be measured। तो बच्चों ये चेंजेस आए हैं इक्वेशन में, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट करके हम लोग पहले आरपी की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में हमसे कहा गया है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात बच्चों देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देते हैं। ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को इक्वेट करके कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो IP RP by L into 50 that is equals to IP dash RP by 2 into 75 upon L। IP और IP dash की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो IP की वैल्यू है 10 upon 1000 प्लस RP मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर RP से RP कैंसिल आउट हो गया, L से L कैंसिल आउट हो गया, दैट इज योर 50। IP डैश है 10 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई RP बाई 2, यहाँ पर एक 1/2 हमारे पास बचा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई 75। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करिए और देखिए क्या आंसर आता है। तो 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है 50, ये 2 टाइम्स जाएगा और ये हमारा 3 टाइम्स। तो देखिए बच्चों क्या कैलकुलेशन आ रही है, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 प्लस RP दैट इज इक्वल टू, उधर बच्चों आ रहा है 3/2, तो इससे मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1500 प्लस 3/2 RP। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको सिंप्लीफाई करने से देखिए बच्चों हमारे पास वैल्यू आ रही है RP बाई 2 दैट इज इक्वल टू 500। सो RP इक्वल्स टू 1000 ओम। तो बच्चों इनिशियली पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 1000 ओम था, RP 1000 ओम आया है, इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और IP की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए यहाँ से IP की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 1000 प्लस 1000 दैट इज योर 2000। इस IP की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए तो IP है 10 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाय RP की वैल्यू है 1000। L लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज इक्वल्स टू EMF। तो बच्चों यहाँ से सॉल्व करने पर देखिए हमारे पास EMF कितना आता है, तो 1000 ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5/2, सो EMF इज योर 5/2 दैट इज 2.5 वोल्ट। तो बच्चों जिस बैटरी का EMF हम मेजर कर रहे थे उसका जो EMF है वो है 2.5 वोल्ट। और स्टूडेंट्स हमें सेकंड पार्ट में पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो RP इक्वल्स टू रो L बाय A। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रो दैट इज इक्वल्स टू RP इंटू A अपॉन L। RP हमारे पास है 1000 ओम मल्टीप्लाई बाई एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज 10 पावर -4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और लेंथ 100 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट्स रेजिस्टिविटी आएगी रो इक्वल टू 10 ओम इंटू मीटर। तो मटेरियल ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर जो है उसकी रेजिस्टिविटी है 10 ओम इंटू मीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे।